दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा आपसे, और जो कि आपके जीवन में उनका बहुत, सभी के नहीं, लेकिन हम सभी पूर्व सैनिकों के बारे में हमारा चैनल ये डेडिकेटेड है, और सोल्जर्स के बारे में। तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, उसका आपके जीवन पे हमेशा कुछ ना कुछ, कभी ना कभी प्रभाव रहता है। तो इसके लिए मैंने समझा कि आपको कुछ आज 3-4 पॉइंट पे सबसे डिस्कस करूं। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है कि पूर्व सैनिक रिटायर होने से पहले कोई उसके पास ज्यादा आमदनी तो होती नहीं है। एक सोल्जर पूरी सर्विस के दौरान बहुत ज्यादा जो बचत करता होगा, वो एक सिपाही टू हवलदार से अगर वो रिटायरमेंट हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूं कि उसके बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता है उसको। विद इन दी 40 लैक्स, आज के ज़माने में 40 लाख, जबकि वो पूरे अपना प्राइम टाइम दे के आर्मी में आया है। जब उसका आर्मर्ड फोर्सेस प्रोविडेंट फंड अच्छा होगा, उसने सारी जिंदगी उसमें सेव किया होगा, और उसका लीव इनकेजमेंट होगा, तब उसको इतना 40 लैक्स मिलेगा के लगभग। तो उसको सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये तो एंटरटेनमेंट के मुताबिक मिलेगा, उसमें कोई यूट्यूबर आपको ज्यादा कम नहीं कर सकता है। ये बल्ले बल्ले वाले आपको बताते रह देंगे इतना हो मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा। दैट इज ए कैलकुलेशन फार्मूला है, और हमारे अकाउंट ऑफिस वाले, डिफेंस अकाउंट ऑफिस वाले, पीएओ वाले उसको अकाउंट करके आपका पूरा पीसीडीए पेंशन आपको पूरा का पूरा आपको देगा, और सभी को मिलता है। कहीं कोई मिस्टेक होगी उसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन लगाइए, कंप्लेंट लगाइए, और आपको उसका भरपाई होगी गवर्नमेंट से की तरफ से। एक सोल्जर 50 साल बाद भी गवर्नमेंट से क्लेम कर सकता है अपना अमाउंट, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर आपका 10 रुपया भी रह गया है, तो गवर्नमेंट आपको 50 साल बाद भी आपका पेमेंट करने को तैयार है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे से साइन लेती है। गवर्नमेंट हमसे साइन लेती है कि अगर गवर्नमेंट का कोई पैसा अगर ओवर पेमेंट हमारी तरफ आ जाता है, तो वो गवर्नमेंट उसको डेबिट कर सकती है। तो इसीलिए हमको कभी चिंता नहीं होना चाहिए कि हमारा पाई पाई गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगी। तो इसलिए मैं सिर्फ यहां में इस पॉइंट को इसलिए लाया हूं कि आप दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद हमारी पे मिलते समय जो हमारे को हमको पे मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, और रिटायरमेंट होते ही आधा रह जाता है, आधे से भी कम। तो हमको उस पैसा जो मिलता है, अगर हम जो लमसम पैसा मिला आपको फंड का, कम्यूटेशन का, या लीव इनकेसमेंट का, डीसीआरजी का, उसको हमें कैसे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं, कि ज्यादा से ज्यादा पहले तो सेव करें, तभी आपको रिटायरमेंट के समय ज्यादा मिलेगा। उसके रिटायरमेंट से पहले आप उसकी प्लानिंग करें कि आपको रिटायरमेंट जाते समय आपको किस किस तरह के आपके खर्चे आने वाले हैं। हमारे हिंदुस्तान में आपको पता है, बेटी की शादी, मकान बनाना, पेरेंट्स का मेडिकल का खर्चा, और कभी कई सामाजिक खर्चे जो कि हमारे
कल्चर में, हमारे है ना इंडियन कल्चर में ये इनका मिक्सचर है। हम फॉरेन में नहीं रहते हैं। फॉरेन में तो किसी को अपनी लड़की की शादी की चिंता ही नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि लड़की जिस दिन जवान होगी वो ऑटोमेटिक किसी के साथ अपना कांटा फिट कर लेगी और उसकी शादी हो जाएगी। वहाँ कोई ये अपना शादी का तो कोई वहाँ लफड़ा है ही नहीं। अपने इंडिया में, चूंकि हम इंडिया के आदमी हैं, हमको इंडिया का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसी के हिसाब से हमको चलना है। तो आपको अपने पेमेंट को, अपना जो आपको सारा अमाउंट मिला है उसको वेल जजमेंट के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है और अपने खर्चे देखने हैं। रिटायरमेंट के बाद वैसे भी आपकी आमदनी कम हो जाएगी, तो आपको एक तो मंथली इनकम स्कीम में पैसा डालना है। मैं आपको अनुभव के ऊपर बता रहा हूं दोस्तों। कहीं भी आपको कई आपके रिलेशनशिप वाले रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कई लोग आपके ऊपर आपको सब्जबात दिखाएंगे कि आपको यहाँ 2 साल में डबल हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में लगा दो, आपको 1.5 साल में है ना या 6 महीने में दिस अमाउंट विल बिकम 80 lakhs, मीन्स 40 लाख में मिला है तो ये 80 लाख हो जाएगा। तो आप दोस्तों ऐसे किसी चांडाल या चालाक, मैं क्या कहूँ, ऐसे लोगों के किसी भी बातों में मत पड़ना। आप अपने अमाउंट को थोड़ा बहुत लगा सकते हो ऐसी स्कीमों में भी, बट ज़्यादातर अमाउंट अपना या तो आपको अपनी पोस्ट ऑफिस की या बैंक की मंथली इनकम स्कीम में डालिए। कुछ अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, बट शेयर में वही डालें, शेयर में बहुत फायदा होती है और बहुत ही नुकसान होता है। शेयर जस्ट लाइक ए गैम्बलिंग। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि आपको शेयर में कई लोग बुलाएंगे कि शेयर ये 5 रुपए का 500 का चल रहा है, तो आप कभी इस चक्कर में ऐसे जाल में नहीं फंस जाना। तो कुछ प्रॉपर्टी में आप डालिए और आपकी मंथली आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आपको रिटायरमेंट के समय आपको कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। तो दोस्तों दिस वाज माय फर्स्ट पॉइंट टू यू। सेकेंडली, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस, आपको पता है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, वहां से एक 27 दिसंबर को एक लेटर निकला है। और वो एड्रेस, नेचुरल बात है कि वहां से लेटर निकला है जो आर्मी के बारे में, वो अगर वो आर्मी के कमिटेंट्स के बारे में उससे अफेक्ट है तो दैट इज एड्रेस टू द चीफ ऑल चीफ्स, बट 3 चीफ्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। लोग आपको यहाँ बताते रहते हैं और नेचुरल बात है कि लेटर होगा तो साइन किया होगा किसी ने, तो मैं ये सारी बातों को नहीं बताता हूँ। दीज आर मतलब अनवांटेड थिंग्स। उसका मेन मैटर बता रहा हूँ कि डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। उसमें बताया गया है कि जिसको अपने आर्मी वाले हैं, आपको पता ही है कि जो आर्मी वाले 20% से ऊपर जिनको डिसेबिलिटी मेडिकल बोर्ड डिक्लेयर करता है और उनको रिटेंशन करता है, अगर उनको आर्मी में रिटेन किया जाता है टिल देयर मिनिमम सर्विस, तो उनको राउंड ऑफ, आपको पता ही है सबको, 50% कर दिया जाता है और 50 से लेके 75 तक उनको 75 में राउंड ऑफ कर दिया जाता है। उसके ऊपर 100% डिसेबिलिटी। यहाँ डिफरेंस इतना ही है कि जो 20% से लेस अपने हैं और उनको आर्मी से अगर उनको इनवैलिड किया जाता है, अगर 20 से नीचे भी अगर उनको इनवैलिडमेंट कर दिया जाता है
तो उनको 50% के राउंड ऑफ में पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेंगी। दिस इज द ओनली, आप उसका पूरा सार ये है। बाकी आपको पहले से चला रहा है, मैं ज़्यादा उसके बारे में आई डोंट वांट टू वेस्ट बाय टाइम। तो तीसरी बात दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे पीएम साहब ने 4 दिसंबर को, आपको पता है, नेवी डे मनाया जाता है। तो हमारे पीएम साहब, प्रधानमंत्री जी, सिंधुदुर्ग में नेवी डे के अवसर पर आईएनएस सिंधुदुर्ग में गए हुए थे और वहां उन्होंने एक अपना सुझाव रखा था कि नेवीज में के नेवी के कुछ रैंक हैं वो वेस्टर्नाइज्ड हैं और उनको इंडियनाइज्ड करना चाहिए, उनमें भारतीयता आना चाहिए। और नेवी के रैंक्स, उसमें भी कुछ रैंक्स और उनका जो बेसिस ऑफ रैंक, ऑफिसर्स के बेसिस ऑफ रैंक और बिलो ऑफिसर रैंक के उनके कुछ रैंक्स में परिवर्तन करना चाहिए भारतीयता के तौर पे। जैसे पेटी अफसर, आपको पता है पेटी अफसर एक ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने रखा था कि एक छोटा अधिकारी, एक छोटा बिल्कुल जो किसी आप यू कैन से इनसिग्निफिकेंट, वेरी बैड पेटी अफसर, तो उसको चेंज किया जाए। और वो नेवी को उन्होंने सुझाव दिया कि आप इसमें जो आप परिवर्तन करें, लेकिन भारतीयता उसमें दिखाई देनी चाहिए और रैंक में कुछ उसकी रिस्पेक्ट के साथ उसका रैंक करना, डेजिग्नेशन होना चाहिए। साथ में नेवी के अभी कल नेवल हेडक्वार्टर ने 3 बड़े रैंक, सबसे टॉप के रैंक नेवी के, उनके बेसिस ऑफ रैंक में, ये यहाँ पे बेसिस ऑफ रैंक लगते हैं, उनमें चेंज किया है, ओवरऑल चेंज। वो क्या किया है कि अपना जो अपने एडमिरल साहब, फिर वाइस एडमिरल और तीसरे रियर एडमिरल, इन तीनों के बेसिस ऑफ रैंक में परिवर्तन किया है, जो कि सोशल मीडिया पे उनका पूरा अवेलेबल है। बाकी आपको पता है उनके साइन और क्रॉस और स्टार वगैरह वो सब सेम है, बट उनको इंडियनाइज्ड किया गया भारतीयता के तौर पे तीनों रंग को। हम नेवी ने कहा है हमें विरासत पर गर्व होगा, अपनी विरासत के आधार पर अपने हम रैंक बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है, आपको पता है। उसका गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना है। नेवी ने यह भी कहा है कि विरासत पर तो हमें गर्व होगा और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी आर्मी और हमारे देश में हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति के हिसाब से कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आर्मड फोर्सेस में भी उसका काफ़ी अफेक्ट हो रहा है। ये हमारे देश पे हमें गर्व होना चाहिए। तीसरी बात, भारतीय नौसेना में हर चीज उसमें लेटर और स्पिरिट के साथ भारतीयता का समावेश किया जा रहा है। अंग्रेजों ने तो हमारा कल्चर ही बिल्कुल मेट दिया था, तो उसको धीरे धीरे हमारे देश को वापस हमारी संस्कृति की तरफ लाया जा रहा है। सॉरी। चौथी बात दोस्तों, आपको नेवी के ही बारे में और एक अगली खबर है। आप सभी को पता है कि नेवी के हैं हमारे 8 नेवी पर्सनल, जिनको कतार में, कतार एक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, उसमें वो आफ्टर रिटायरमेंट कुछ जॉब में कर रहे थे। उनको वहां कतर के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद उन पे 2 या 3 साल मुकदमा चलाते रहे। मुकदमा की कोई वो नहीं, कहीं कोई ओपन नहीं,
सीक्रेट सारा काम, और उनके भाई उनके रूल्स रेगुलेशन है, वी कांट चैलेंज, दैट इज ए सॉवरेन कंट्री, वो एक संप्रभु राष्ट्र है, और हम उसको उसको किसी भी चीज में चैलेंज नहीं कर सकते। तो और वहां पे उनको सजाए मौत डिक्लेयर हुई थी, आपको पता है, आज से 6-7 महीने पहले उनको सजाए मौत 8 के 8, जिसमें 7 ऑफिसर्स हैं, एक शायद PBOR है, पर्सनल बिलो अफसर है। तो दोस्तों, उनके लिए हमारी भारत सरकार और हमारी विदेश मंत्रालय पूरा डिप्लोमेसी के साथ, टैक्टिक्स के साथ, कतार के वहाँ के जो अमीर हैं या जो भी वहाँ का रूलर है, उससे हमारी बात चल रही थी, और कल हमें बड़ी सफलता मिली, कल या परसों, कि वहाँ के कोर्ट ने उनकी वो डेथ सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया है। डेथ सेंटेंस अब नहीं होगी उन सभी को, उसमें किसी को 3 से लेके 25 साल तक, 3 to 25 ईयर्स तक की सजा उनको डिक्लेयर की गई है। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये सब क्यों हुआ। ये सब हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, जो इंटरनेशनल आज फिगर हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिगर है उनका, और हमारे देश का जो मान बढ़ा है, हमारी सरकार के तौर तरीकों से, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज इंडिया का बोलबाला है, तो उसकी वजह से वहाँ के कतर की देश को, हमारे नेवी वालों को ये सज़ा कम करनी पड़ी। और मुझे दोस्तों, मैं आगे और कहता हूँ, ये सज़ा कम ही नहीं हुई है, सज़ा बिल्कुल माफ हो जाएगी, टाइम लगेगा थोड़ा। अभी तो फिलहाल मुझे विश्वास सूत्र ये भी पता लगा है कि उनकी जो सज़ा है, बाकी जो वो इंडियन जेल में अभी ट्रांसफ़र किया जाएगा उनको। ये हमारी कंट्री का ये दबदबा देखिए, ये इसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो दोस्तों, ये है ना हमारे लिए गर्व की बात। तीसरी बात दोस्तों, आपको एक छोटा सा, समय कम हो रहा, ज़्यादा बढ़ रहा है, एक और न्यूज़ आपको बताता हूं कि हमारे तेलंगाना में सिकंदराबाद कैंट है, वहां पे एक हमारे अफसर, कर्नल रैंक का अफसर, जो कि अपनी बीवी के साथ गवर्नमेंट बंगला, जो फील्ड फैमिली गवर्नमेंट अकोमोडेशन होता है ना, फाफा फाफा आजकल बोलते, पहले उसको कुछ और बोलते थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद उसको बोलते थे सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन। आजकल वो फाफा, फील्ड एरिया फैमिली अकोमोडेशन, उसमें वो कर्नल साहब ने अपना अकोमोडेशन कराया था, क्योंकि उनको फील्ड में पोस्टिंग हुई थी, उनका डिप्लॉयमेंट हुआ था, तो उनको 2-3 साल जो भी है वहां पे रहे, उसके बाद वो पीस में आ गए। लेकिन वो अपना अकोमोडेशन, उनकी बीवी खाली करने को तैयार नहीं, और वो तेलंगाना हाई कोर्ट उनको कई बार स्टेशन हेडक्वार्टर से, सिकंदराबाद से उनको इविक्शन ऑर्डर कि आप अपना अकोमोडेशन खाली कीजिए, बट सी वाज नॉट विलिंग टू, मतलब उसको अकोमोडेशन को खाली नहीं कर रही थी, तो उसके ऊपर वो कोर्ट चली गई। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने कल उसका निर्णय दिया है कि नो, यू हैव टू वैकेट द अकोमोडेशन। आपको अकोमोडेशंस आपके हस्बैंड के तौर पे, उनकी सर्विस के लिए, उनको सर्विस कंडीशंस के हिसाब से जो अकोमोडेशन अलॉट हुआ है वो ओके है, बट सर्विस कंडीशन के हिसाब से जब उनकी एंटाइटलमेंट उनका नहीं रहा, तो आपको वो अकोमोडेशन खाली करना पड़ेगा। दैट इज नॉट योर अनलिमिटेड राइट। तो उसमें हमारे तेलंगाना हाई कोर्ट के 2 जजों ने, डिवीजन बेंच थी, उसने उनके
फरियाद को, उनकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों मैं ये खबर क्यों बता रहा हूं कि हमारे सबसे ज्यादा जेसे जोहार को एक एक दिन के लिए, एक दिन नहीं रहने दिया जाता। कहीं अगर इनके साथ ऐसा होता है, बेचारे को किसी का बच्चा पढ़ रहा होगा, वो कहेगा 2 महीने के लिए मुझे एग्जाम के लिए, बच्चे के लिए मुझे को क्वार्टर की रिटेंशन दे दो। और ये 3 साल से ये फैमिली, उसकी अफसर की फैमिली उसको अकोमोडेशन को आफ्टर एग्जॉस्टिंग द, मतलब उसका जो पीरियड हो चुका था उसके बाद 2-3 साल से वो क्वार्टर नहीं छोड़ रही थी। अगर हमारा जेसीओआर कोई होता तो उसका ये लोग भूत बना देते। इसलिए मैंने इस स्टोरी को लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का व्लॉग मैं यहीं से एंड करूंगा और वादा करता हूं कि आपको अगले व्लॉग में फिर मिलूंगा किसी प्रॉपर फैक्ट के साथ, प्रॉपर सारा, कोई आपको मिस गाइड करने वाला या झूठा दुष्प्रचार करने वाला आपको मैटर नहीं दूंगा। बल्ले बल्ले होगी तो बल्ले बल्ले भी आपको बताऊंगा, लेकिन फालतू आपको सनसनीखेज बल्ले बल्ले जिसमें मैटर में कुछ नहीं होगा और आपको टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।